लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेट सेट विथ रेफरेंस टू द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ रिलीजियस क्लासिफिकेशन कैन बी द बेसिस ऑफ एनी पब्लिक पॉलिसी। Statement number 2, the state cannot hinder the activities of religious communities. And the statement number 3, there is not much scope for community-based right in Western model. Which one of the statement is above is are correct? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 1 ओनली, 2 3, 1 3, 1 2 3, इनमें से सही आंसर बताना है। अब देख पा रहे होंगे कि इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बिफोर अब आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। वीडियो को मैं और थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ, है ना। आपके सामने यहाँ पे है क्वेश्चन, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। सबसे पहले लीजिए मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्या होता है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को। पहले समझते हैं जो सेकुलरिज्म वर्ड है। आप देखेंगे ये जो सेकुलरिज्म है इसके दो मॉडल होते हैं, एक वेस्टर्न मॉडल जो वेस्टर्न मॉडल सेकुलरिज्म होता है और एक इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म होता है। हमारे इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है थोड़ा सा अलग है और वेस्टर्न में जो फॉलो किया जाता है वो थोड़ा सा अलग है। जनरली जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वो कहाँ से लिया गया है या क्या किस चीज़ को हम बोलते हैं, वो अमेरिकन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अमेरिकन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को ये चीज़ें याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब अमेरिकन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म के कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दो चीज़ें होती हैं, आपके सामने दो स्पेयर दिख रहे होंगे, दो सर्कल दिख रहे होंगे। अब ये दोनों सर्कल क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं टू ईच अदर। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। इसका मतलब ये होता है ये दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं। मतलब ये इसमें जो काम हो रहा है वो इससे कोई मतलब नहीं, या इसमें जो काम हो रहा है वो इससे कोई मतलब नहीं, है ना। तो ये चीज़ समझना, इनमें कुछ काम हो रहा होगा, इसमें कुछ काम हो रहा होगा, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ें क्लियर हुई। तो इसे ही क्या कहते हैं, अमेरिकन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन से ये दोनों पॉइंट क्या है, ये अगर मैं बात करते हैं स्पेयर फर्स्ट, इसका नाम दे देता हूँ 1, इसका नाम देता हूँ 2। 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, 1 और 2 को क्या बोलेंगे, पहला है रिलीजन, है ना, और दूसरा क्या है पता ही होगा आप लोगों को, होशियार लोग हो यार, है ना, स्टेट। तो रिलीजन और स्टेट आपस में बहुत ज़्यादा सेपरेट रहते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप नहीं करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज अंडरस्टूड एज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्लियर हुआ इन द अमेरिकन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और यू कैन से वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। सेपरेट स्पेयर्स होता है। इस हिसाब से अगर पहला स्टेटमेंट देखेंगे आप, रिलीजियस क्लासिफिकेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। क्या रिलीजियस क्लासिफिकेशन पब्लिक पॉलिसी के बेसिस में बनेगा, सीधे सीधे आप काट देंगे। क्यों, क्योंकि रिलीजियस पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी कौन बनाता है, स्टेट बनाती है। और रिलीजियस क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे बताइए, रिलीजियस क्लासिफिकेशन क्या हो गया, रिलीजन का काम हो गया। तो दोनों म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे के नहीं। तो पहला स्टेटमेंट काट देते हैं अपन। पहला काटते ही आपके पास आपका आंसर तैयार होके आ चुका है। जी हाँ, आपने करेक्ट आंसर दिया, 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम 2 और 3 को भी देख लेते हैं फटाफट। द स्टेट कैन नॉट हिंडर द एक्टिविटीज ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे कि हमने समझा कि स्टेट और रिलीजन दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए ये इसकी एक्टिविटी को हिंडर नहीं करता है। तो दूसरा तो सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर द कम्युनिटी बेस्ड राइट इन द वेस्टर्न मॉडल। तो वेस्टर्न मॉडल के अंदर कम्युनिटी बेस्ड राइट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉट मच स्कोप मतलब कुछ स्कोप हो सकता है, नॉट मच स्कोप ज़्यादा स्कोप नहीं है किस चीज़ का, कम्युनिटी बेस्ड राइट का इन द वेस्टर्न मॉडल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कैसे, चलिए, देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर द कम्युनिटी बेस्ड राइट ऑन माइनॉरिटी राइट। जैसे माइनॉरिटी को राइट्स वगैरह मिलती है ना, वेस्टर्न मॉडल में ये चीज़ नहीं है ना, सब कुछ ऐसा इक्वल रहते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर द आइडिया दैट द कम्युनिटी हैज अ लिबर्टी टू फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग हिज ऑन रिलीजन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ पॉइंट। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर ये थोड़ा सा अलग है। इंडिया में हम देते हैं ना कि रिलीजियस जो माइनॉरिटी है उसको अलग से स्टेटस देखते हैं, अलग से चीज़ों को देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, पर वेस्टर्न में ये चीज़ नहीं है। क्लियर होगा पॉइंट। तो आई होप चीज़ें तीनों क्लियर हो गया होगा, तीनों स्टेटमेंट। ये आपको कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 11th की अगर आप NCERT उठाएंगे
तो वहां पे चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 7 अगर उठाएंगे तो वहां पे ये डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो सोर्स भी साथ साथ बताता चलूंगा, पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, उसको उठाइएगा और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट्स दैट, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे इसको। विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, अब आपको सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन ऑफ द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप इज टू यूनाइट द पीपल बेस्ड ऑन देयर कल्चर। क्या सिटीजनशिप का पर्पस क्या है? लोगों को यूनाइट करना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, इट इज अबाउट द सिटीजन टू सिटीजन रिलेशनशिप इन अ गिवन कंट्री। क्या ये कुछ ऐसा है सिटीजन से सिटीजनशिप का रिलेशन करता है? देखते हैं क्या होता है। सिटीजनशिप रिफर्स टू फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ द नेशन स्टेट। हाँ देखो, ये स्टेटमेंट पढ़ के तो बिल्कुल अच्छी तगड़ी फीलिंग आ रही है कि ये तो सही होना ही होना है। क्यों? देखिए ना, रिफर्स टू फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ नेशन स्टेट, स्टेट्स की बात कर रहा है, नेशन स्टेट का हमको पूरा अधिकार रहेगा। तो तीसरा तो सही है, तीसरा सही, तीसरा सही, तीसरा सही, तो ये वाला गलत है, इसको काट देते हैं। चलिए आप देख लीजिए 1 और 2 में से कौन सा हो सकता है। 1 और 2 में से आप कोशिश करिए देखने की। वन ऑफ द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप, वन ऑफ द पर्पस मतलब इनमें से देखिए सिर्फ यही पर्पस नहीं है, एक वन ऑफ द पर्पस है, मतलब और भी पर्पस हो सकते हैं लेकिन उसमें से एक ही पर्पस है। क्या पर्पस है बताइए? यूनाइट द पीपल, है ना। पीपल को यूनाइट करना, एक साथ जोड़ना ही पर्पस है, बेस्ड ऑन देयर कल्चर, कल्चर के लिए, है ना, कल्चर वगैरह इन सब से। तो ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द पर्पस हो सकता है। जनरल स्टेटमेंट, जेनरिक स्टेटमेंट है, तो जब भी जेनरिक स्टेटमेंट आए तो उसे सही करना है। तो पहला भी सही है, पहला सही, तो ये गलत, ये गलत, बी का करेक्ट आंसर, मतलब दूसरा भी सही है। सिटीजन टू सिटीजन रिलेशनशिप होता है किसी कंट्री के अंदर, सिटीजनशिप का, सही है, सीधी बात। चलिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। क्या होता है स्ट्रक्चरल वॉयलेंस, समझने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, लास्ट में आपको ये चीज लिखना है। इट ऑकर्स व्हेन अ सोशल इंस्टीट्यूशन हार्म पीपल बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मीटिंग देयर बेसिक नीड। स्ट्रक्चरल वायलेंस, वायलेंस हो रहा कुछ, मतलब ऐसा खतरनाक सी चीजें हो रही है ना, लेकिन कैसा वायलेंस हो रहा है? स्ट्रक्चरल वायलेंस हो रहा है। अब ये स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होता है, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। ऑकर्स, ये कब होता है? व्हेन सोशल इंस्टीट्यूशन, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आप देख लीजिए सोसाइटी के अंदर आपके कई सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, पीपल बाय द प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मीटिंग देयर बेसिक नीड, अगर बेसिक नीड्स को ही लेने से प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल वायलेंस है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कमेंट बताना है आपको। इट इज अ वायलेंस इन्फ्लिक्टेड बाय इरेगुलर इंसर्जेंट ग्रुप अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स मिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस। सर ये कुछ जम नहीं रहा है, कैसे? इट इज अ वायलेंस, ये किस टाइप का वायलेंस है? इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्ट बाय द इरेगुलर इंसर्जेंट ग्रुप, ये कुछ इंसर्जेंट ग्रुप से, तो सीधे सीधे वायलेंस हो रहा है ना। स्ट्रक्चरल मतलब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर वायलेंस हो रहा है ना, कोई स्ट्रक्चर कर रहा है, जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रक्चरल ग्रुप है ना, तो ये अगर वायलेंस करता है तो ये दोनों आपस में तो थोड़ा सा जम रहा है, बट ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स मिलिट्री जो है और इंसर्जेंट हो पुलिस फोर्सेस के अंदर, तो वो तो सीधे टेररिज्म वगैरह आ गया, तो ये तो गलत हो गया, है ना, तो ये तो है ही नहीं, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का बनने के पीछे बेसिस क्या है? कोई भी जो स्टेट है वो नेशन कैसे बनता है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्टेट, कोई भी स्टेट जो है नेशन कैसे बनता है। सॉरी, पीपल हैव शेयर्ड बिलीव इन अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। क्या लोगों को एक पर्टिकुलर बिलीव होना चाहिए, शेयर्ड बिलीव, ये आपको बताना है। फिर ऑप्शन 2 क्या है? 2 क्या है? पीपल एम्बॉडी इन अ सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, क्या वो अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को कंटिन्यू करें? या फिर तीसरा, पीपल हैव शेयर्ड विजन ऑफ स्टेट दे वांट टू बिल्ड, क्या उनके पास एक शेयर विजन होना चाहिए? ये आपको बताना है। तीनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं, देखिए कॉमन तो होना चाहिए बिलीव, शेयर्ड बिलीव इन अ कलेक्टिव, कुछ एक कोई भी बिलीव हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है या वो ऐसा हो सकता है फ्रीडम के लिए हो सकता है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर हुआ था ना फ्रीडम को लेकर, है ना, या पीपल एम्बॉडी सेंस ऑफ कंटिन्यू हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से चीजें हो सकती है। तो तीनों स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है और ये तीनों के तीनों ही सही हैं। क्लियर पॉइंट? चलिए
आप लोगों ने देखा होगा कुछ जो नेशन स्टेट बनते हैं जैसे कि सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब क्या है, हमारे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें सभी लोग फॉलो करते हैं, है ना। डेमोक्रेसी क्या हो रहा है, हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। फ्रेटर्निटी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, लिबरलिज्म, ये सब क्या है कॉन्सेप्ट, ये सब आपने पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट। ये सब कॉन्सेप्ट कौन फॉलो करता है, कॉमन बिलीफ है हमारे, कॉमन शेयर्ड है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज क्या है, ये क्वेश्चन आया था, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए क्या है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चली थी। एक फंडामेंटल राइट तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, मतलब इस तरीके से हमारे FR के अंदर फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर तो नहीं है, तो ये पहला तो गलत हो जाता है, ठीक है। लीगल नेचुरल राइट भी नहीं है, मतलब नेचुरल राइट का मतलब ये होता है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर जो मेंशन है वो उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। नेचुरल राइट क्या होता है, जो आपको पैदा होते ही मिल गया हो, है ना, इररिस्पेक्ट ऑफ स्टेट, आप कहीं भी, जैसे कि राइट टू लाइफ एक तरीके का नेचुरल राइट, आपका जीने अधिकार, कोई भी पैदा हुआ है तो उसको जीने का अधिकार है, तो वो एक नेचुरल राइट है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वोट देना एक अलग ही चीज है। तो दो स्टेटमेंट तो कट गए, अब बच्चा 50:50 का रेशियो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आया था, क्या ये लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लीगल राइट मतलब और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बहुत बड़ा डिबेट चला था। फाइनली इसका आंसर यूपीएससी क्या देता है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीएससी इसका आंसर देता है C, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। तो ये याद रखिएगा, राइट टू वोट हैज बीन रिकॉग्नाइज अंडर द आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो अंडर आर्टिकल 326। यस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 326 के अंदर इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। दस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। याद रखना है चीजें, कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं, उसको तुरंत के तुरंत आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये चीज मेंशन है। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA जो होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की, तो उसके अंदर ये प्रोवाइड है, एवरी पर्सन हु इज for the time being entered in an electoral roll for any constituency shall be entitled to vote in that constituency। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू थियोक्रेटिक स्टेट, अब ये कुछ अलग अलग प्रकार के स्टेट्स होते हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि थियोक्रेटिक स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। थियोक्रेटिक स्टेट की डेफिनेशन क्या है आपके सामने है। अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, इट अलाउज सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। क्या रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सेपरेशन हो जाए। देखिए पहला, आप देखिए ये क्वेश्चन को आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन मालूम है तो ये तो सेकुलरिज्म का पॉइंट था। ध्यान से देखिए, सेकुलरिज्म के अंदर देखा था ना आपने कि रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये तो नहीं, मतलब ये नहीं होगा। क्लियर, थियोक्रेटिक स्टेट के अंदर ये तो नहीं होगा। अगर पहला नहीं है तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर डी करेक्ट। क्लियर हो गया पॉइंट, है ना। तो ये क्या करता है, लेक ऑफ सेपरेशन, मतलब रिलीजन और स्टेट दोनों क्या रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, तो कहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इमरजेंसी ऑफ 1975 वाज इम्पोज्ड ड्यू टू एस्केलेशन ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग द आसाम मूवमेंट अगेंस्ट द अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए आप लोग। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह commission was appointed to inquire into the excess committee during the emergency 1975। स्टेटमेंट 3 आपके सामने है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 वॉज डिक्लेयर इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1975। इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है ना, कौन सा सही है वो नहीं बताना है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। क्लियर। चलिए आप देखेंगे कि ये तीनों ही के तीनों क्वेश्चन जो हैं स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्टार्ट हुआ था 1975 नहीं 1979 में हुआ था। क्लियर हो गया बात, ठीक है। ये जो हुआ था 1975 अकॉर्ड नया हुआ कि कब का हुआ था, 1985 अकॉर्ड में हुआ था। सिर्फ यूपीएससी क्या करता है, सन को चेंज कर देता है, ऐसे डेट्स को चेंज कर देता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है।
ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, क्लास 12 पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 6। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। मतलब आपके सीधे सीधे यहाँ से क्या कवर हो रहा है, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से कवर हो रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, इंडिया ड्यूरिंग द 1962 वॉर एंड चाइना वॉर हुआ था फिर 1971 वॉर में एंड 1975 में। तो ये आपको याद रखना है, तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। क्लियर, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इसको